मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आज के दिन पे ही स्वागत करता हूं। मैं इसमें अनुराग दीक्षित में उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज एएलपी 2024 का जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 1, उसकी आंसर की भी आ चुकी है और उसमें एक शिफ्ट का कंप्लीट मैथ पेपर सोल्यूशन भी मैंने करा दिया है। वो भी चैनल पे ही पड़ा है, आप चाहो तो अभी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन आज शाम को 5 बजे की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी क्लास जो आपके आगामी एग्जाम के लिए और सीबीटी 2 के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, ये क्लास है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की, जिसमें इस क्लास में आपको एक कंप्लीट निचोड़ मिल जाएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इसी से आएंगे और एक सवाल की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा, कुछ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे सवाल उसी से होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करता हूं तो समांतर श्रेणी जो होती है ना, वो एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हर एक पहले पद का अगले पद से जो अंतर होता है वो बराबर होता है। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर किसी श्रेणी का पहला पद सपोज कर लीजिए ए है, अगला पद ए प्लस डी है, यानी पहले पद से दूसरे पद में जाने पर डी जोड़ा गया है। दूसरे पद से तीसरे पद पर जब पहुंच रहे हैं तो भी डी का ही अंतर मिल रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम आगे देख लें तो ए प्लस थ्री डी आ जाएगा, यानी जब हम तीसरे पद से चौथे पद की तरफ जाएंगे तब भी अंतर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। मतलब हर एक पहले पद का अगले पद से जो अंतर है, अगर वो अंतर समान है, इक्वल है, तो ऐसी श्रेणी हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, जिसे एपी बोला जाता है। इस पर सवाल काफी पूछे जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूं इसका जो सीक्वेंस देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और इसी तरीके से एनवा पद आपके पास ये मिल जाएगा। कभी अगर सार्वंतर जिसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, यानी इसको डी से लिखते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो किसी भी सीरीज में आप अगर अगले पद से उसके पहले वाले पद को घटा लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, सार्वंतर आता है। समांतर श्रेणी के अगर जनरल टर्म की बात करें, यानी कि nth टर्म की बात करें, nवें पद की बात करें, तो वो nवा पद ये होता है, क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर a की अगर बात करें तो a हमारा फर्स्ट टर्म होता है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, पहला पद है। n क्या है, n पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टोटल टर्म है, पदों की संख्या। ठीक है, n क्या होती है, पदों की संख्या होती है। और d की अगर मैं बात करूं तो d जो है वो सार्वंतर है, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, d होता है सार्वंतर। इसी प्रकार से अगर इसके nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि अगर आखिरी से हम इसके पद की बात करते हैं तो इसका आखिरी से पहला पद, आखिरी से लास्ट पद क्या हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी आखिरी से nth टर्म की अगर बात की जाए तो वो ये होता है ए एन डैश, जिसे लिखते हैं। और एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एल क्या है, एल आखिरी पद है, एल क्या है, आखिरी पद। समांतर श्रेणी के अगर n पदों के योग की बात की जाए तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला ये होता है। और अगर समांतर श्रेणी के फर्स्ट n टर्म, इफ फर्स्ट एंड लास्ट इज गिवन, अगर हमें समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद दिया है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर पहला और आखिरी पद दिया है तो उस समांतर श्रेणी के जो योग होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, n बाई टू, ब्रैकेट में पहला पद प्लस आखिरी पद। ठीक है, ये इसका एक उद्देश्य था। अब एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं, जैसे अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी भी समांतर श्रेणी का नवा पद क्या होगा, मान लीजिए, तो n की जगह यहां पर क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। 9 माइनस एक 8 हो जाएगा, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये a प्लस एट डी हो जाएगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद होगा a प्लस फोर डी होगा। मैंने आपसे कह दिया कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, a प्लस टू डी होगा। यानी d के साथ जो संख्या लिखी जाएगी वो उस पद की संख्या से हमेशा एक कम होगी जो आपसे पूछा गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है स्पष्ट रूप से? ठीक है, चलिए तो इसके सवालों को देखते हैं, इसके सवालों के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी हमारे पास दी है, 3, 8, 13, 18 और 23।
इसका 50वां पद पूछ रहा है। 50वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद ए है वो 3 है, और अगर मैं इसके सार्वांतर की बात करूं तो किसी भी दूसरे पद से उसके पहले वाले पद को अगर हम घटा लेते हैं, मान लीजिए 8 में से 3 को घटा लिया, तो हमारे पास डी जो है वो 5 आएगा। अब अगर इस समांतर श्रेणी का 50वां पद पूछा गया है तो आप क्या लिखेंगे? ए प्लस 49 इंटू डी लिखेंगे, है ना। ए का मान कितना है? 3 है, 49 की जगह 49 आएगा, और जो सार्वंतर है यानी डी है वो 5 है। 49 गुणे 5 245 हो जाएगा। 245 में जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे ये 248 हो जाएगा, और ये 2021 में एनटीपीसी यानी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है मेरी बात? अगले सवाल पर आइए। अगले सवाल का उत्तर देखते हैं और जानते हैं कैसे करेंगे। भाई, एक समांतर श्रेणी का नवा पद ज्ञात करना है जिसका पहला पद 5 है और सार्वंतर 4 है। अब अगर नवा पद ज्ञात करना है तो समांतर श्रेणी का नवा पद क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर ए प्लस 8 इंटू डी होगा। ए क्या है? पहला पद है जो कि 5 दिया हुआ है, 8 की जगह 8 रहेगा, और डी का मान आपके पास 4 होगा, तो 8 चौको 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। यानी उस समांतर श्रेणी का नवा पद 37 होगा जिसका पहला पद 5 दिया है और सार्वंतर 4 दिया है। सवाल नंबर नेक्स्ट आते हैं। जैसे हमारे पास एक ये समांतर श्रेणी दी है और इस समांतर श्रेणी का मेरे प्यारे दोस्त 10वां पद पूछा गया है, तो 10वां पद इसका होना क्या चाहिए? 10वां पद होना चाहिए ए प्लस 9 इंटू डी होगा। ए प्लस 9 इंटू डी। अब ए तो पता है ना सबको कि ए तो √2 है, लेकिन अगर डी की बात कर लेते हैं तो 3√2 में से सिर्फ √2 को घटाएंगे तो 2√2 आ जाएगा, यानी डी 2 होगा, वो 2√2 होगा, मान रख लेते हैं। ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया √2 प्लस साथ में क्या हो जाएगा? 9 इंटू डी। डी का मान हमारे पास 2√2 हमने निकाल लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा √2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18 √2। तो जब ये जोड़ेंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? 19 √2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? 19 √2, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। ये बात जो है ना, ये आपको समझनी बेहद जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, इसी से रिलेटेड, श्रेणी से ही रिलेटेड एक सवाल है। कह रहा है कि 1000 और 3000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी? कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी? हालांकि इस सवाल को श्रेणी से और भी सरल तरीके से किया जा सकता है, इसमें आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, 1000 से 3000 के बीच में ऐसी संख्याएं पूछी गई हैं जो 7 से डिवाइड है, तो आप इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए और इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, डिवाइड कब तक करना है? डिवाइड आपको तब तक करना है जब तक ये कंप्लीट डिवाइड होता है, बस। उसके बाद शेषफल क्या आता है क्या नहीं आता है आप उससे मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो भाई 7 एकम 7, यहाँ 3 बच जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 142 हो जाएगा। 7 से अगर मैं 3000 को डिवाइड करूंगा तो 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। इधर कितनी बार कंप्लीट डिवीजन हुआ? 142 बार, और इधर कितनी बार कंप्लीट डिवीजन हुआ? 428 बार। अब क्या करेंगे? दोनों का अंतर ले लेंगे, तो दोनों का जब अंतर लेंगे 142 और 428 का, तो ये अंतर आपके पास 286 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 286 आएगा, और यही आपका उत्तर होगा कि 1000 और 3000 के बीच में 286 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे कंप्लीट डिवाइड होंगी? 7 से कंप्लीट डिवाइड होंगी। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, ये एक तरीका हो गया, लेकिन अगर आप इसे श्रेणी वाले तरीके, समांतर श्रेणी के ही तरीके से करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे अगर आपसे मैं ये कह देता हूं कि 1000 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी, तो आपका जवाब होगा 7 दूनी 14, 6 बचा था। जैसे यहां पर हमने 142 बार गया, 142 से 6 बच रहा, तो क्या ऐसी संख्या होगी जो इसके बाद अगर देखा जाए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 2 बचेगा, 20 हुआ, 7 दूनी 14, एक और होता, यानी अगर यहाँ पर हम 1001 लिखते तो ये 1001 जो होता ना, ये संख्या 7 से डिवाइड होती। वैसे ही अगर हम 3000 के पहले की बात कर लेते हैं कि 3000 के पहले की संख्या कौन सी होगी जो 7 से डिवाइड होगी, हम निश्चित तौर पर 3000 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 2999 की अगर बात करें तो 2999 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 चौको 28, 7 दूनी 14 नहीं होता है। अगर यहाँ पर 6 होता तो काम हो जाता, 7 चौको 28 होता,
एक बस्ता, 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठे 56, यानी 2996। इससे पहले की कौन सी संख्या होगी? 2996 होगी। ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले की जो संख्या होगी 2996, ये संख्या जो होगी ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब आप देखो 1000 से शुरू करना है और 2996 तक जाना है, कितने कितने के अंतर पर? 7 के डिफरेंस पर, क्योंकि संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो कितनी संख्याएं होंगी? और ये दोनों इनके बीच में है ही, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब संख्याएं निकालनी होती है तो क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे वाले नंबर को घटाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। तो 2996 से 1001 को घटाएंगे, बटे में जितने का डिफरेंस चल रहा है, जैसे 7 का, तो 7 से भाग देंगे और +1 कर लेंगे। ठीक है, ये आपका होगा। अब जैसे यहां से हमने जब इसको घटा के हम लिखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1995 बटे 7 +1 हो जाएगा। अब अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने पर क्या होगा? 7 दूनी 14 होगा, 5 59 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 7 पंजे 35 होगा, +1 होगा। तो 285 प्लस 1 करेंगे तो 286 आएगा यहां से भी। ये प्रॉपर तरीका है जब आप समांतर श्रेणी से इस सवाल को करेंगे, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ये भी तरीका होता है जिससे इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिवाइड होंगी? अब देखो 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत होती है 100 से, खत्म कहां पर होते हैं? तो 999 पर। आपसे कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिवाइड होंगी 3 अंकों की। अब बहुत सिंपल सी बात है, 100 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन जितनी बार डिवाइड हो रहा है ना उतनी बार कंप्लीट डिवाइड तो हम करके देख ही लेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 बार हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, 3 बचेगा, 8 चौको 32 होगा, 124। अब इन दोनों का जैसे ही आपने अंतर लिया, 112 और 124 का जब आप अंतर लेकर लिखोगे तो 112 ही आएगा। यानी 3 अंकों की 112 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे डिवाइड होंगी? जो 8 से डिवाइड होंगी। आप चाहो तो इसको श्रेणी वाले वही समांतर श्रेणी के तरीके से भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब चलिए इस सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, उतने ही ध्यान से देखना। जैसे ये सवाल कह रहा है कि -3 -8 -13 -18 के अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का जो योग होगा, जो लगातार 10 संख्याएं होंगी, उसका योग क्या होगा? तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। पहली 10 संख्याएं नहीं, पदों की संख्या 10 है। अब 10 संख्याओं के 10 पदों का योगफल निकालना है। और योगफल की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे ये हमारा -3 से -8 +5 हुआ, फिर यहां +5 हुआ, फिर यहां पे +5 हुआ। चार संख्याओं में, ये 4 संख्याओं की सीरीज लिखी है, इसमें अंतर कितनी बार दिख रहा है, बीच का गैप कितनी बार दिख रहा है? तो आप बोलोगे 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। 4 संख्याओं में गैप है 3 बार, तो 10 संख्याओं में गैप कितना होगा? 9 बार। और गैप है कितने का? 5 का। 9 पंजे 45, 45 और 3 48, यानी जो 10वीं संख्या यहां पर होगी वो कितनी होगी? माइनस का 48 होगी। बात को समझना, जो 10वीं संख्या होगी -18 के बाद -23, फिर -28, फिर -33, फिर -38, फिर 43, फिर 48। तो जो 10वीं संख्या होगी ना वो हमारे पास ये होगी। अब योग कहा है तो हमें ये तो पता चल गया ना कि हमारे पास पहली संख्या पता हो गई है और आखिरी संख्या भी पता हो गई, और कुल मिलाकर संख्याओं की संख्या 10 दी थी। तो n/2 फर्स्ट नंबर यानी कि -3, और प्लस में क्या होगा? लास्ट नंबर यानी -48। होगा नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर होगा। और n कितना दिया है? n यानी संख्याओं की संख्या तो 10 दी है, तो 10/2 हो जाएगा। यहां पर आप दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 51 हो जाएगा। इससे जब डिवीजन होगा तो ये 5 बचेगा, 51 इंटू 5 का मतलब हो जाएगा माइनस का 255। यानी कि योग क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा -255, और -255 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था, रेलवे का ही है ना, रेलवे का ही क्वेश्चन था। चलिए ये सवाल देख लीजिए। कह रहा है 6 11 16 21 और 71 तक का योग ज्ञात करना। तो पहला पद आपको दिया ही है, कितना? 6। आखिरी पद आपको दिया है 71। ठीक। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि 6 से लेकर 71 तक कितने कितने के गैप में, 5 5 के गैप में टोटल कितने पद हैं, तो जब आपको संख्याओं की संख्या निकालनी हो ना तो सबसे बड़े पद से यानी आखिरी पद से पहले को माइनस कर लीजिए, बटे में जो गैप चल रहा है उसको लिख दीजिए और +1 कर लीजिए। अभी मैंने आपको ये बताया था, जैसे 71 में से 6 माइनस हो गए 65, 65/5 का मतलब 13, 13 + 1 14।
यानी यहां पर जो संख्याओं की कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, n का मान कितना होगा, 14 होगा। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है n/2। तो ये आगे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 14/2 का मतलब 7 हो जाएगा, और 71 + 6 कितना हो जाएगा, 77, 77 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 7 × 7 = 49, 9 × 4 7 × 49 और 4 × 53 539 अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है बात। अब क्या रहा है इसमें, देखो अब यहां से हमारी शुरू होती है थोड़ी सी गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी जब शुरू होती है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी के विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। मान लीजिए कोई एक सीरीज है जिसका पहला पद ए है, कोई लिखा है, दूसरा पद हो गया a × r, तीसरा पद हो गया ar², चौथा पद हो गया ar⁴, पांचवा पद हो गया, एक मिनट, पांचवा पद हो गया ar³ होगा, यहाँ पर ar³ होगा, यहाँ ar⁴ होगा। यानी आप देखो सीरीज किस प्रकार से चल रही, पहले पद से दूसरे पद में आने पर गुणा हुआ है कितने का, r का। दूसरे पद से तीसरे पद में भी आने पर r का ही गुणा हुआ है, दूसरे से तीसरे से चौथे में आने पर भी r का ही गुणा हुआ है, चौथे से पांचवें पद में आने पर भी r का ही गुणा हुआ है। यानी एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हर बार अगले पद में एक निश्चित संख्या का गुणा होकर चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और जिस संख्या का गुणा होकर चलता है ना आर का, इसे यहाँ पर सार्व अनुपात कहा जाता है, कॉमन रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्व अनुपात। ठीक। दूसरी बात, जो पहला पद है ना ए, उसे फर्स्ट टर्म ही कहेंगे, पहला पद ए ही होता है, फर्स्ट टर्म। जिसका गुणा होकर चलता है वो क्या कहलाता है, सार्व अनुपात। और अगर हम इसी तरीके से डैश 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 करके आगे चलेंगे तो आखिरी पद nवां पद होगा ar⁴n-1। तो इसका जो जनरल टर्म होता है यानी nth टर्म होता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का, nवां पद क्या होता है, a × r⁴n-1। पहली बात, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी अगली बात पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे यहां पर यह कहा जाए कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म जैसे निकालना है तो क्या होगा, a × r। अगर पद दूसरा है तो r की घात उस दूसरे पद से एक कम होगी। मान लीजिए अगर तीसरा पद होता तो क्या होता, तीसरा पद होता तो a × r² होता। आपसे कहता कि नवा पद निकाल लीजिए, तो नवा पद होता तो a × r⁴ होगा। ठीक। आपसे कह देता 10वां पद निकालिए तो क्या होगा, a × r⁴ 10 से एक कम 9 होता है। इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ती है। ठीक। अब बात करते हैं किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जब हम n पदों का योगफल निकालते हैं तो भी कई सारी चीजें होती है। Sn लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a ब्रैकेट में r⁴n-1 होता है और अपॉन में क्या आता है, r-1। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सार्व अनुपात का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक। इसी में क्या होता है कि अगर हमें n पदों का योगफल निकालना है तो एक फॉर्मूला और बनता है, a ब्रैकेट में 1 - r⁴n अपॉन में क्या होता है, 1 - r होता है। ये तब लगता है जब r का मान 1 से छोटा होता है। ठीक। और किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योगफल होता है, इनफाइनाइट टर्म का योगफल होता है, वो होता है a/1 - r। इसको आपको याद रखना है। ये इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले। ठीक, हमेशा याद रखने, हमेशा काम में आएंगे। सवाल ये देखिए, कह रहा है 16, 32, 64, 128 इस क्रम में 11वां जो संख्या होगी, 11वां संख्या, अंक नहीं, यहाँ पे संख्या लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 11वीं संख्या होगी वो क्या होगी, बात समझना। 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ऐसे ही 11वां जो पद होगा वो क्या होगा। तो 16 से ही शुरू कर ले, बहुत ध्यान से समझना, 16 से ही शुरू कर लेते हैं। और अगर 16 से नहीं शुरू कर रहे हो कोई बात नहीं, आराम से ऐसे रखो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो 16 सब में कॉमन होगा होगा तो पहला वाला पद क्या रहेगा, 1, 16 एकम 16, फिर 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4, दो गुना करना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक, दो गुना करिए, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1024 दूनी 2048। यही इसका 11वां टर्म है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां मतलब 1024 से 2048 में, ये इसका 11वां पद है। बहुत ध्यान से सुनना।
अब हमने 16 तो कॉमन लिया था, तो हम क्या वही काम कर रहे हैं कि 1024 जो इसका 11वां टर्म आया है उसमें 16 का ही गुणा कर लेते हैं, बस अपना आंसर आ जाएगा। 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38 हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। यानी जो 11वां पद होगा 16,384, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखो, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के का प्रथम पद जो है वो 2 है तथा सार्वनुपात 3 है, तो उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? अब अगर पांचवा पद चाहिए गुणोत्तर श्रेणी का तो क्या लिखोगे? a इंटू आर की पावर 4 लिखोगे। अब a क्या है? पहला पद तो है 2, आर जो सारा अनुपात है वो 3 है और 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 81 का गुणा 2 में करेंगे तो 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 162 आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये देख लेंगे, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने पद होंगे ये आपको बताना है। 4 8 16 32 512 तक जा रहा है। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। 8 पर आया, कितने टर्म हुए? 8 टर्म हुए, बात ही खत्म हो गई। तो आपका जो जवाब हो गया वो हो गया 8 टर्म होंगे। एन निकालना था ना, हमें पहला पद पता है, हमें सार्वनुपात पता है, एन निकालना है तो कहीं पे भी रख के निकाला जा सकता है। कह रहा है दी गई गुणोत्तर श्रेणी में इसका पांचवा पद क्या होगा? ये तो बहुत ही सरल है कि भाई 3 दूनी 6 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी पांचवा पद 48 हो जाएगा। हर बार करना ही नहीं होता है। दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 दिया है, तो संख्याएं क्या होंगी? देखिए, कभी भी याद रखना कि अगर दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं दी हैं, तो अगर इन दोनों संख्याओं का अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य पूछा गया है, तो दो संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है, इसको याद रखिए आप हमेशा। दो संख्याओं का समांतर माध्य दोनों संख्याओं के योग का आधा होता है, यानी आप एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं उनका जो औसत होगा वही समांतर माध्य होगा। लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो वो क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करने के बाद उनका वर्गमूल लेते हैं, तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक, अब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। समांतर माध्य कितना है? 7 है। तो मतलब ऐसा दो संख्याएं होनी चाहिए जिनको दोनों जोड़कर अगर 2 से भाग दें तो 7 आना चाहिए। 5 और 4 9, 9 को 2 से भाग देंगे 7 आएगा। 20 और 2 22, 22 को 2 से भाग देंगे आएगा? नहीं आएगा। 10 और 4 14, 14 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा? आ जाएगा। 8 5 13, इससे भी नहीं आएगा। यानी दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी? दोनों संख्या 4 और 10 रहेंगी। करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो अगर करना तो कर लो कि भाई अगर ऐसा करना चाहते हैं कि 7 बराबर ए प्लस बी बटे 2, और यहां पर क्या लिखोगे? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है 2√10 बराबर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए इंटू बी। अगर ऐसा करना चाहते हो स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, 10 चौको 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 40 होना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं का जो योगफल है ए प्लस बी यानी 7 दूनी 14 होना चाहिए। आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लीजिए जिसका गुणा करें तो 40 आ जाए और जोड़े तो 14 आ जाए, तो 10 और 4 के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। अगला सवाल ये, ठीक है। ये सवाल आपके लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिए। इसके ऑप्शन में मिस्टेक है क्या? हाँ, और एक चीज और बता दूं कि ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको हो सकता है इस बार की परीक्षाओं में भी दिख ही जाए। ठीक, ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। यहां पर n+1/2 कर लीजिए, है ना। यहां पर n-1/2 कर लीजिए, यहां पर 7/2 कर लीजिए और यहां पर 7 बना रहने दीजिए। ठीक, अब आप इस सवाल का उत्तर देंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अगले सवाल पर हम आते हैं। देखो ये सवाल, देखो आपने देखा होगा अलजेब्रा के इस प्रकार के सवालों में बच्चा बड़ा समय लेता है, कर तो लेता है लेकिन समय लेता है। मैं आपको आज इस सवालों का कुछ ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आपको ना समय लेना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। जब कभी भी आपके पास इस प्रकार से सवाल दिया हो कि x का मान कुछ संख्या में क्यूब रूट दिया हो, प्लस में कुछ करके दिया हो, तो करना क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक चीज तो समझ में आ रही कि यहां पर x दिया हुआ है और यहां हमें x क्यूब चाहिए, तो x क्यूब करने पर क्या होगा? अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये क्यूब रूट 5 है, इसका क्यूब करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और यहां पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 और 5 13 हो गया।
अब आपको क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इधर इस वाली सी तरफ जो कांस्टेंट टर्म है आपको दिख रहा है विथ साइन, वो इसके साथ लिख देना। 13 आया था, कांस्टेंट टर्म -12 इसके साथ साइन लिखोगे, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। कहने का मतलब क्या होता है, ये ऐसा करते क्यों है, इसके करने के पीछे की वजह ये होती है, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि x-2 बराबर क्यूब रूट ऑफ 5। अब जब दोनों तरफ क्यूब करोगे तो इधर x-2 का होल क्यूब होगा, और इधर जब क्यूब करोगे तो ये 5 हो जाएगा। इधर क्यूब करने पर होगा एक्स क्यूब माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3ab यानी कि 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास a माइनस बी यानी कि x-2 होगा, और इधर 5 बना रहेगा, बना रहेगा। ये हमारे पास एक्स क्यूब रहेगा, माइनस का 8 रहेगा, 6 का गुणा अंदर करेंगे -6x² होगा, प्लस में आपके पास क्या होगा 6 दूनी 12x होगा, और बराबर में 5 होगा। अब आप खुद देखो कि 8 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 8 यहां से हटाकर हम माइनस का 8 यहां से हटा लेते हैं, इधर आके जोड़ लेंगे, 8 और 5 13 हो गया। आप बोलोगे हाँ, तो ये वही बात आ गई ना, 8 और 5 13 वाली आ गई कि नहीं आ गई। और देखो ये वैल्यू हमारे पास यहां पर इतनी दिखी है, हमें इसके साथ ये वैल्यू तो दिख गई यहां से, लेकिन इसके साथ -12 और चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं दोनों तरफ -12 कर लेता हूं। मैं इधर भी अगर -12 कर लूंगा और इधर भी -12 कर लूंगा, तो इधर तो हमारे पास पूरी वही वैल्यू आ जाएगी जो यहां पूछी गई थी, ये वाली। लेकिन इधर क्या आएगा, 8 और 5 13 में से 12 को अगर माइनस करेंगे तो +1 अपना आंसर हो जाएगा ना। तो इसलिए आप ये तरीका अपनाएं। ऐसे ही एक सवाल और देख लीजिए, इसको फिनिश कर लेते हैं। ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो कंफ्यूज मत होना। सिंपल काम क्या करना है, जैसे x की वैल्यू ये दी है और इसका मान ये पूछा है, आप देख पा रहे हो कि ये x से x क्यूब हो रहा है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो ये तो 7 रहेगा, लेकिन 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो 27 और 7 हो गया 34। अब इधर जो कांस्टेंट टर्म दिया है ना, उसी कांस्टेंट टर्म को विथ साइन इसके साथ कर लीजिए आप, तो 34 - 32 का मतलब +2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा +2। ऐसे सवालों के लिए, ऐसे ट्रिक्स के लिए आप मुझे फॉलो कर लें, हमेशा चैनल को बिल्कुल फॉलो कर लें, और ये आपके लिए बहुत मजेदार चीज रहेगी। जरूर देखिएगा, जरूर इसको एंजॉय करिएगा, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में इसका हमेशा कुछ ना कुछ योगदान रहेगा। और अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको मैं एक चीज दिखा देता हूं कि ये जितने भी वीडियोस आप मैथ बाय अनुराग दीक्षित को जब सर्च करेंगे, जितने भी वीडियोस, अभी मैंने एक ये वीडियो डाला है आप देखें, तो इसमें मैंने क्या कराया है, इसमें मैंने कंप्लीट मैथ पेपर सोल्यूशन जो सीबीटी 1 का हुआ था ऑफिशियल आंसर की के साथ कराया है। 20 क्वेश्चन का पूरा पूरा, 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक, तो 3 बजे वीडियो पब्लिश हुआ था, आप चाहें तो इसको जरूर देखें, एंजॉय करें। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक यहां पर आपको मिल जाएंगी, और वो कहां मिलेंगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। एक एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें शुरुआत में शॉर्ट ट्रिक ऑफ मैथ्स फॉर रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स, इस नाम से शॉर्ट ट्रिक है। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, ये मेरी गारंटी। अगर मैं इसको खोलता हूं तो आपको यहां पर देखिए, जब इस तरफ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस मिलेंगे जो आपके आगामी रेलवे के एग्जाम में बहुत बहुत फायदा करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आंसर की आई थी, बच्चे आंसर की देखने में बिजी हैं, अपने उसको देखने में बिजी हैं। मैराथन आपकी अगले दिन होगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर मेरे दोस्त।